अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो इन्हें उर्दू में हुरूफ़े तनकीरो तख़सीस कहा जाता है। हुरूफ़े तनकीरो तख़सीस से क्या मुराद है? हमने जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा तो हमने इसके बारे में देखा था कि कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, यानी इसमें मारिफा और इसमें नकरा। अब यहाँ पर तनकीर से मुराद है वही नकीरा और तखसीस से मुराद है मारिफा, यानी किसी को या तो आम कर देना या फिर ख़ास कर देना। आर्टिकल्स ये ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी नाउन के साथ जब आएँ तो उसे या तो ख़ास बना देते हैं या फिर उसे आम बना देते हैं। अब हमने ये तो आप जानते ही होंगे कि टोटल जो हैं वो 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। हम आज ये पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स का यूज़ क्या है, क्यों इनका इस्तेमाल किया जाता है और ये कब कब और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। और इनके साथ साथ हम ये जानेंगे कि जो नकेरा बनाता है यानी जो तनकीर लाता है वो कौन सा आर्टिकल है, और जो तखसीस में लेकर आता है किसी नाउन को वो कौन सा आर्टिकल है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। आपके सामने यहाँ पर अ वर्ड दैट जनरलाइजेस और स्पेसिफाइज अ नाउन इज कॉल्ड आर्टिकल, यानी एक ऐसा लफ्ज जो या तो जनरलाइज कर दे यानी आम बना दे या फिर स्पेसिफाई कर दे यानी खास बना दे अ नाउन, एक इसम को, एक नाउन को, तो वो क्या कहलाता है? वो आर्टिकल कहलाता है। यूजुअली आर्टिकल्स आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अगर आप में से किसी को याद हो तो हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को पढ़ा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और वहाँ पर हमने ये देखा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो बहुत सी आम चीज़ों में से किसी एक को ख़ास बना देते हैं, यानी दिस, डैट, दीज, दोज, ये थे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। अब हम इसको अगर पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में आ जाएगा कि हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में ये होता है कि बहुत सी चीज़ों में से जब हम किसी एक चीज़ के साथ दिस लगा देते हैं तो वो चीज़ जो है वो स्पेसिफाई हो जाती है। यानी बहुत सी बुक्स हैं वहाँ पर तो हम कहते हैं ये बुक जो है ये एक अच्छी बुक है, तो दिस इज़ अ गुड बुक, तो वहाँ पे दिस जब लगा दिया या दिस बुक इज़ अ गुड बुक, ठीक है, जिस तरह से भी हो, तो वहाँ पे वो दिस जो है उसको प्रोमिनेंट कर देता है, उसको स्पेसिफाई कर देता है, तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ पर आर्टिकल्स को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्यों कहा जा रहा है? इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इसीलिए कहा जा रहा है कि जो काम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कर रहे हैं कि बहुत सी चीज़ों में से किसी एक चीज़ की तरफ इशारा किया और उसे खास बना दिया, तो इसी तरह यहाँ पर आर्टिकल्स भी ऐसे ही वर्क करते हैं। वो भी या तो किसी चीज़ की तरफ इशारा करके उसके साथ लग के उसे आम बना देंगे या फिर उसको खास बना देंगे, इसलिए इनको कहा जा रहा है कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी? डेफिनेशन को समझ लिया है तो आगे चलते हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आर्टिकल्स की कितनी काइंड्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। अब ये 2 काइंड्स कौन कौन सी हैं? इनमें से एक को कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरी जो किस्म है वो कहलाती है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? टोटल तो 3 है, ये तो हमने जान लिया। अब उन 3 में से कौन से आर्टिकल्स हैं जो इनडेफिनिट कहलाते हैं और कौन से हैं जो डेफिनिट कहलाते हैं, और इनका मतलब क्या है, क्यों इन्हें इनडेफिनिट और उन्हें दूसरे को डेफिनिट कहा जा रहा है? इनडेफिनिट आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होते हैं जो किसी चीज़ को खास बना दें, किसी चीज़ को सॉरी, खास नहीं, इनडेफिनिट है ना, तो इनडेफिनिट का मतलब जो किसी चीज़ को खास ना बनाए, ऐसे आर्टिकल्स जो किसी चीज़ को मुकर्रर ना करें, खास ना बनाएं, तो वो इनडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। और डेफिनिट आर्टिकल वो है जो किसी चीज़ के साथ जब लग जाए तो उसको खास बना दे, उसको स्पेसिफाई कर दे, दूसरी चीज़ों से अलग थलग उसको मेंशन कर दे। डेफिनेशन देख लेते हैं। indefinite article, the indefinite article tells us, indefinite article हमें बताता है something which is non specific, किसी ऐसी चीज के बारे में जो कि नॉन स्पेसिफिक है, जो खास नहीं है, जो आम है। और वो कौन से आर्टिकल्स हैं? ए एंड एन, ये कहलाते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ये दोनों आर्टिकल्स इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाते हैं। सेकंड नंबर पर जो सेकंड काइंड है आर्टिकल की वो है डेफिनिट आर्टिकल। द डेफिनिट आर्टिकल्स टेल्स अस
समथिंग विच इज स्पेसिफिक, कोई ऐसी चीज, कोई नाउन या कोई भी ऐसी चीज जो स्पेसिफिक है, जो खास बनाना है हमें, जिसको हम क्या करेंगे, उसके साथ दा लगा देंगे, और दा जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। स्टार्ट में हमने ये पढ़ा था टोटल आर्टिकल्स जो है वो 3 है, फिर उनको 2 काइंड्स में तकसीम किया जा रहा है, 2 अकसाम में। वो 2 अकसाम कौन कौन सी हैं? एक है इंडेफिनेट, दूसरी है डेफिनेट। अब जो 3 आर्टिकल्स हैं, 3 जो हरूफे तनकीर तखसीस हैं, उनमें से 2 इंडेफिनेट हैं, और वो है ए और एन। बाकी जो एक बचता है वो दा है, और दा हमारे पास क्या है? डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। नेक्स्ट हम इसका यूज देखते हैं कि ए और एन, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, और अगर दा है तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। यहां पर आप देखें, ए और एन जो है ये सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स के साथ आएगा, यानी ऐसे नाउन्स जो वाहिद हों और जो गिने जा सकें, काउंटेबल नाउन्स हों, उनके साथ हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई ऐसा नाउन है या कोई ऐसी चीज है जो अनकाउंटेबल है, तो उसके साथ हम ए और एन को नहीं लगाएंगे। अगर हमने लगाया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, द इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। अब ये सिंगुलर एक चीज है और काउंटेबल एक चीज है, यानी हमने ये भी देखना है कि जिसके साथ हम ए या एन लगा रहे हैं वो सिंगुलर भी हो और वो क्या हो? काउंटेबल भी हो, अनकाउंटेबल ना हो। जैसा कि आप बुक, अब बुक देख लें आप, यहाँ पे सिंगुलर है, और अगर हम देखें तो बुक एक ऐसी चीज है जिसे गिना जा सकता है। 2 बुक्स हैं, 10 बुक्स हैं, उनकी काउंटिंग हो सकती है, तो ए हमने यहाँ पर लगाया इसके साथ। नेक्स्ट अगर आप देखें तो एन ऑरेंज, ऑरेंज भी एक ऐसी चीज है जो काउंटेबल हो सकती है, इसे गिना जा सकता है, एंड यहाँ पर वो सिंगुलर है। आ गर्ल, गर्ल भी एक ऐसा नाउन है, नाउन है जो कि जो काउंटेबल है और सिंगुलर है। यहाँ पे उर्दू में मजीद वजाहत के लिए लिख दिया गया है कि जिन इसमों की गिनती ना हो सके उनसे पहले ए और एन इस्तेमाल नहीं होते, यानी उनकी गिनती हो सकेगी, वो काउंटेबल होंगे तो ए और एन इस्तेमाल होंगे। अगर वो अनकाउंटेबल हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती, देन उनके साथ हम ए और एन इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हमने किया तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड नंबर पर आप एक पॉइंट देख रहे हैं, डेफिनेट आर्टिकल द। इसका यूज क्या है? आ और एन का तो हमने पढ़ लिया, इनडेफिनेट आर्टिकल जो थे। सेकंड पॉइंट में हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज देखते हैं। इसको यूज किया जा सकता है सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ भी, यानी वाहिद हो या जमा हो नाउन्स, उनके साथ दा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इसके लिए कुछ भी वो स्पेसिफिक नहीं है। दा जो है वो हर तरह के साथ आ सकता है, हर काइंड के साथ आ सकता है, वो सिंगुलर हो चाहे कोई नाउन, चाहे वो जमा हो, प्लूरल हो, काउंटेबल नाउन्स हों, अनकाउंटेबल नाउन्स हों, सभी के साथ हम दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें द बुक, अब बुक जो है वो हमारे पास काउंटेबल है और सिंगुलर भी है। द बुक्स, यहाँ पे बुक काउंटेबल है और क्या है? प्लूरल है, जमा में है। द मिल्क, मिल्क एक ऐसी चीज है जो कि अनकाउंटेबल है, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, तो इसके साथ भी दा को लगाया गया है। तो आप ये समझ लें कि ए और एन, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शराइत हैं, और वो कौन कौन सी हैं कि ये सिंगुलर के साथ आएगा, काउंटेबल के साथ आएगा, इसके अलावा ये नहीं आ सकता। प्लूरल के साथ या अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ए और एन नहीं लगाया जा सकता। जबकि दा जो है इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, सभी के साथ आ सकता है, चाहे वो प्लूरल हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल नाउन्स हो, सबके साथ दा का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि ए और एन का जो इस्तेमाल है वो कौन से अल्फाज के साथ किया जाता है। यानी हम ये पढ़ते आए हैं कि कॉन्सोनेंट वर्ड्स हों और वॉल वर्ड्स हों तो उनके साथ कॉन्सोनेंट होंगे तो आ का इस्तेमाल किया जाएगा, वॉल वर्ड्स होंगे तो एन का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये आप में से किसी ने एक दिन क्वेश्चन भी किया था, तो आज हम इसको पढ़ रहे हैं और हम इसको क्लियर भी करते चलते हैं कि हमेशा बात ये की जाती है कॉन्सोनेंट वर्ड्स, वॉल वर्ड्स, हम मिस्टेक ही यहाँ पर करते हैं। हमारी जो मिस्टेक हो रही होती है वो यहीं पर हो रही होती है। हमने ए और एन को ये डिटरमिन करना कि ए और एन कहाँ पर इस्तेमाल होंगे, कौन से
वर्ड से पहले इनको लगाया जाएगा, कहाँ पर एन आएगा, कहाँ पर ए आएगा। इस चीज में जो हमने डिफरेंस करना है ना, इस चीज को डिफ्रेंशिएट हमने करना है कॉन्सोनेंट साउंड और वॉल साउंड के साथ। हमने साउंड के साथ करना है, ना कि वर्ड के साथ। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कॉन्सोनेंट वर्ड आएगा, जैसे वो लेटर होते हैं, अल्फाबेट्स के लेटर होते हैं, एच आ रहा है तो एच जो कॉन्सोनेंट हो गया तो इसके साथ हम आ लगाएंगे, जबकि ये गलत हो जाता है क्योंकि एच सम टाइम हमें वॉल साउंड में दिख रहा होता है और वहां पर हम एन लगा रहे होते हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक है। हमने ये नहीं कहना कि कॉन्सोनेंट वर्ड आए तो हम उसके साथ आ लगाएंगे, वॉल वर्ड आए तो हम एन लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कहना। हमने क्या कहना है, हमेशा हमने ये याद रखना है और दूसरों को भी ये बताना है कि कॉन्सोनेंट साउंड आए, वॉल साउंड आए, ठीक है। साउंड को हमने देखना है, ना कि हमने वर्ड को देखना है। अब साउंड के साथ हमने कैसे इसे डिटरमिन करना है, कौन सा साउंड है जो वॉल साउंड कहलाएगा, वो है अलिफ। यानी इस्म को पढ़े उर्दू में आप, अगर इसकी आवाज अलिफ की आए तो इसके साथ एन आएगा, लेकिन अगर उसकी आवाज अलिफ में नहीं आ रही तो क्या होगा, तमाम जो जो भी वर्ड्स होंगे उनके साथ ए आएगा, एन नहीं आएगा, ठीक है। ये तो कभी देखना ही ना कि एच है, ए है, ई है, ओ यू जो भी वो होते हैं वॉल वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमिन्ड बाय साउंड। साउंड से हमने इसे डिटरमिन करना है, ना कि हमने इसे वर्ड से। अब आप आगे देख लें, आपके सामने है इसकी एग्जांपल्स। ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। ए जो है वो किसी ऐसे लफ्ज से पहले आता है जिस लफ्ज जो लफ्ज जो है वो स्टार्ट हो रहा हो, बिगिनिंग का मतलब स्टार्ट होना, शुरू हो रहा हो, जिसका आगाज हो रहा हो, कहाँ से, कॉन्सोनेंट साउंड से। जैसे आप देखें, आ बॉय, आ वुमेन, आ हॉर्स। अब यहाँ पे हॉर्स जो है एच आ गया है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे हॉर्स जो है वो एच आया है तो इसलिए यहाँ पर ए आया है, नहीं। हम इसको उर्दू में पढ़ के देखेंगे, क्या इसके आगाज पे अलिफ आ रहा है, अगर तो आ रहा है तो फिर क्या है, इसके साथ एन आएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए सेकंड जो एग्जांपल्स हैं वहां पर एन ओनेस्ट, एन आर, इसमें देखें तो यहाँ पर भी एच आ रहा है, हमें हॉर्स में भी एच दिख रहा है, बट वहां पे हॉर्स के साथ ए लग रहा है, जबकि ओनेस्ट एंड आर के साथ एन आ रहा है। और रीजन वही है कि जब हम ओनेस्ट कहते हैं तो अलिफ स्टार्ट में आ रहा होता है, हम आर कहते हैं तो अलिफ आ रहा है स्टार्ट में, और जब हम हॉर्स कह रहे हैं तो हमें हा यानी एच की आवाज आ रही है, ना कि ओ की या अलिफ की आवाज आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें एग्जांपल्स, तो अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, तो यहाँ पे आप देख लें, इन दो एग्जांपल्स को आप देखें तो यहाँ पे यू आ रहा है। अगर हम देखें तो ये तो वॉल वर्ड्स हैं, वॉल लेटर्स हैं, ठीक है। यू, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वर्ड्स होते हैं जिनको वॉल वर्ड्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखें तो यूनिवर्सिटी के आगाज में भी वही है, यूनियन के स्टार्ट में भी वही है, तो हम क्या कहेंगे फिर, यहाँ पे एन आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर एन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी या यूनियन कह रहे हैं तो वो या आ रहा है स्टार्ट में, ना कि अलिफ आ रहा है, ठीक है। स्कॉलर समझ में आ रहा है? इसी तरह आप नेक्स्ट देखें तो एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉल साउंड। वॉल साउंड अब कौन कौन से हैं? एन एप्पल, एन एनिमी, एन अम्ब्रेला। यहाँ पे देख रहे हैं अम्ब्रेला में यू है, जबकि हमने यूनिवर्सिटी और यूनियन में भी देखा है, बट हम इसे अम्ब्रेला पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या है, इसके आगाज में, इसके स्टार्ट में एन आएगा। एन ओनेस्ट, एन आर, तो इन सब के साथ जो है वो एन का इस्तेमाल किया जाएगा, और जिनकी में स्टार्ट में अलिफ की आवाज नहीं आ रही वहां पर क्या है, हम आ का इस्तेमाल यानी ए का इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा सबके लिए। जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूज ऑफ ए एंड एन, यानी कब कब हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि ए और एन तब आएंगे जब इंडिकेट एन इंडिविजुअल एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास, यानी एक इंडिविजुअल है, इनफरादी तौर पर कोई एक बंदा मौजूद है, एक हम नाउन लेते हैं, और हम जब उसका नाम लेते हैं तो उससे पूरी की पूरी क्लास, उसकी पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो उसकी नुमाइंदगी कर रहा है, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। देन हम क्या करते हैं, वहां पर ए का इस्तेमाल करते हैं, ए के बगैर हम उसे नहीं लिखेंगे। जैसे आप देखें, आ पीपल शुड ओबे हिज टीचर, यानी शागिर्द जो होता है उसे अपने उस्ताद की वो ओबे करना चाहिए, हुक्म मानना चाहिए। तो वहां पर उससे मुराद ये नहीं कि स्पेसिफिक कोई एक ही शागिर्द, क्लास में से कोई एक ही बच्चा है जिसको करना चाहिए ऐसा,
बल्कि जब हमने एक शागिर्द की बात की तो इससे मुराद ये है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स जो हैं उन पे ये लाजिम है कि वो क्या करें, अपने टीचर का कहना मानें। तो यहाँ पर प्यूपिल के साथ जब ए लगा दिया हमने, तो ए जो है वो इस चीज़ को मेंशन कर रहा है कि ये एक शागिर्द नहीं बल्कि ये अपनी पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपनी क्लास की नुमाइंदगी कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, आ काओ इज अ यूजफुल एनिमल। यानी हम इसे ऐसे नहीं करेंगे कि काओ इज अ यूजफुल एनिमल। अगर हम जस्ट ये कहते हैं ना कि काओ इज अ यूजफुल एनिमल, तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। हम क्या करेंगे, आ काओ इज अ यूजफुल एनिमल, यानी एक गाय, और इससे मुराद ये नहीं कि जस्ट एक ही गाय है जो मुफीद जानवर है, यानी गाय से मुराद ये है कि बात हम एक ही कर रहे हैं, बट उससे मुराद सारी की सारी गाय, जितनी भी वो गाय एनिमल्स हैं वो सारे के सारे मुराद हैं, सभी के सभी मुफीद हैं। तो यहाँ पर क्या है, आ काओ से मेंशन क्या हो रहा है, उसकी पूरी की पूरी क्लास, उसका पूरे का पूरा ग्रुप मेंशन हो रहा है और ये उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर पेपर में सेंटेंस आ जाता है ना, पेपर में इस तरह से सवाल आता है कि लिख दिया जाता है डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है, और नीचे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, डैश वहां पे ब्लैंक एक जगह छोड़ दी जाती है और ये पूछा जाता है कि इसके साथ क्या आएगा, ए, एन या द या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो वहां पर फिर आपने देखना है कि वहां पे दा नहीं लगाना, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वहां पर ए आएगा। मुराद ये है कि अकेला एक डॉग नहीं बल्कि सारे के सारे जो है कम्युनिटी, वो उसके जितना भी वो ग्रुप है, वो क्लास है, वो सारी के सारी जो है वो फेथफुल एनिमल है। इसी तरह जैसे काओ का भी हमने ये पढ़ा कि आ काओ इज अ यूजफुल एनिमल। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इसका ए और एन का यूज, टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन, यानी एक कॉमन नाउन को एक प्रॉपर नाउन बनाने के लिए भी हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में, ही थिंक्स ही इज एन अल्लामा इकबाल। अब जस्ट अगर हम ये कहते हैं ना, ही थिंक्स ही इज अल्लामा इकबाल, तो ये सेंटेंस जो है ये रॉन्ग कंसीडर होगा, ये करेक्ट नहीं होगा। यानी वो ये सोचता है कि वो एक अल्लामा इकबाल है, वो खुद को, जैसे हम कहते हैं कि वो खुद को अल्लामा इकबाल समझता है, ठीक है। तो वहां पर जो है अलामा इकबाल से पहले एन का आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अलामा इकबाल एक प्रॉपर नाउन है, वो एक स्पेशल पर्सनैलिटी है, एक खास वो शख्सियत है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। तो ये जो ही है ये कॉमन है, ये कोई भी इंसान है, कोई भी पर्सन है, कोई भी हमारा क्लास फेलो, कोई भी लड़का, कोई भी लड़की जो है, हम उससे मुराद ले सकते हैं कि जो कोई भी इंसान है, शख्स है, पर्सन है, वो ये सोचता है, वो खुद को अल्लामा इकबाल समझता है। तो करेक्ट सेंटेंस जो है, करेक्ट फॉर्म जो है एक सेंटेंस का, स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें एन का आना जरूरी होगा। एन जो है, आ या एन, ये क्या करते हैं, ये कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बना देते हैं। तो जब भी हमने किसी कॉमन नाउन के बारे में ऐसी बात करनी हो, कोई एक आम इंसान है, हमने उसे खास शो करना हो, तो हम क्या करेंगे, वहां पर ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। ही थिंक्स ही इज एन अल्लामा इकबाल। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तो ही सीम्स टू बी अ पाकिस्तानी, वो ऐसा लगता है जैसे वो एक पाकिस्तानी है। यानी कोई सा भी पर्सन है, कोई सा भी कॉमन नाउन है, हम उसे क्या करें, खास करें पाकिस्तानी कहकर या अमेरिकन कहकर, या कोई सा भी सिटीजन, किसी भी इलाके का, किसी भी कंट्री का सिटीजन जब हम उसे बना देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। पाकिस्तानी तो एक प्रॉपर नाउन है ना, पाकिस्तान से बिलोंग कर रहा है। तो जब हमने एक कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाना हो, जब भी हमने कोई ऐसी बात करनी हो, तो उससे पहले ए या एन का इस्तेमाल जरूर किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू जो यूज हमने ऊपर पढ़ा है ना, उस यूज के अकॉर्डिंग। यानी अलिफ आ रहा है तो एन आएगा, अलिफ की आवाज नहीं है, साउंड नहीं है, तो आ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग हमने इसका यूज करना है। एंड पहला रूल हमने ये पढ़ा है कि ए और एन का यूज तब किया जाएगा जब एक इंडिविजुअल जो है अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो। दूसरा रूल हमने ये पढ़ा है कि ए और एन का इस्तेमाल तब किया जाएगा ग्रामर में जब एक कॉमन नाउन को हमने प्रॉपर नाउन बनाना हो, एक आम को हमने खास करना हो। थर्ड आप देखें तो यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, तो ये हम पहले पढ़ आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इन ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जा रहा हो, यानी एकदम से हमने कोई भी हमारी फीलिंग है, कोई भी इमोशन है, हम बेसाख्ता उसको बोल रहे हैं, हमारे मुंह से वो अल्फाज निकल रहे हैं एकदम से, तो वो क्या सेंटेंसेस होते हैं, वो ऐसे सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो हर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा हो वट के साथ, यानी वट जो एक वर्ड है उसके साथ जब सेंटेंस स्टार्ट होगा, उस सेंटेंस में भी ए और एन का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बगैर वो सेंटेंस
रॉन्ग कंसीडर होगा। जैसे व्हाट अ पिटी, यानी ये अफसोस के लिए बोला जाता है। व्हाट अ प्रिटी गर्ल, तो क्या मतलब खूबसूरत लड़की है, वो हैरानी का इजहार किया जा रहा है ना। व्हाट अ नाइस बर्ड इट इज। तो ये जैसा जो भी सेंटेंसेस व्हाट के साथ स्टार्ट हो रहे होंगे उनके बाद क्या होगा, ए या एन का इस्तेमाल किया जाएगा फौरन बाद, व्हाट के फौरन बाद। ठीक है, ये याद रखिएगा। आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स में भी देख रहे हैं व्हाट के फौरन बाद इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि ध्यान ये रखना है आपने कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, वो ऐसा ना हो कि कोई सवालिया फिक्रा हो। इस्तफहाम जो होता है, वो वर्ड्स होते हैं इस्तिफामिया क्वेश्चंस करने के लिए, उनमें नहीं लगा देना। ध्यान ये रखना है, याद ये रखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो और वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो तो वर्ड के फौरन बाद क्या होगा, हम ए का यूज करेंगे, ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ नंबर पर है यूज टू इंडिकेट अ प्रोफेशन, ट्रेड और क्लास, यानी किसी भी प्रोफेशन, किसी पेशे का जिक्र कर रहे हैं आप, किसी क्लास का जिक्र कर रहे हैं आप, बता रहे हैं, तो उससे पहले भी आ और एन का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी आप ये नहीं कह सकते ही इज डॉक्टर, आई एम टीचर, ठीक है, आई एम लेक्चरर, ऐसे नहीं कहेंगे आप हम ये रॉन्ग कंसीडर किया जाता है ग्रामर के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें ना, आई एम टीचर, ये गलत है। ठीक है, आई एम आ टीचर, टीचर से पहले ए आएगा। ही इज आ बिजनेसमैन, ही इज एन इंजीनियर, ठीक है, ही इज आ डॉक्टर। ये जितने भी पेशे हैं, प्रोफेशंस हैं, ट्रेड है, क्लास है कोई भी, तो उससे पहले क्या होगा, ए और एन का इस्तेमाल करना जरूरी है, वरना हमारा सेंटेंस रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। तो क्या होगा, यानी कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई भी प्रोफेसर है, उससे पहले क्या होगा, ए और एन का यूज करना जरूरी है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था।